तो और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिबद्धता रही है इस महिला बिल को लेकर के, और जिस तरह से वो इसको एक तरह से कहें इस अभियान को ड्राइव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये घर घर तक जाए, महिलाओं को भागीदारी मिले, आधी आबादी को उनके हक का इंसाफ मिले। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप चूंकि मोदी कैबिनेट का अहम हिस्सा हैं, आप बेहतर बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बिल को लेकर के जो प्रतिबद्धता है उस पर जरा पहले आप अपनी बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई मोदी ने जब संगठन की अपनी यात्रा की थी, तब वो और इतिहास दोनों और हमारा संगठन भी साक्षी थे कि हम वो पहला राजनीतिक दल बने जिन्होंने महिलाओं को अपने संगठन में 33% का आरक्षण दिया। मैंने लोकसभा के अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सबसे वादा किया कि ये नया भवन संसद का इतिहास रचेगा, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने वाला यह भवन है। कौन जानता था कि 72 घंटों में ही एक वर्षों से लंबित महिलाओं के संकल्प को सिद्धि में हम लोग परिवर्तित होते देखेंगे। ये भी कहना इस वक्त उचित होगा कि हमारे देश में 1971 में तब की सरकार ने महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर एक रिपोर्ट साझा करने का प्रयास किया था एक कमेटी के माध्यम से। 1974 में जब वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसके 7वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं कि भारतीय जनसंघ ने तब ये भी कहा था कि महिलाओं को संवैधानिक गारंटी देनी चाहिए कि वो आरक्षण प्राप्त करें। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस गारंटी को हमारे देश में संवैधानिक रूप दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। वर्षों से चले आ रहे महिला के संघर्ष को कि देश की राजनीति के माध्यम से अपने राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोग दे सके, प्रबल रूप से काम कर सके, महिलाओं के उस संकल्प को आज प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। गौरतलब है कि वो सारे राजनीतिक दल जो मोदी विरोधी हैं, उनको भी नरेंद्र भाई के स्वर से स्वर मिलाना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र भाई ने अपनी पहली पारी की शुरुआत में ही कह दिया था कि उनकी सरकार के केंद्र बिंदु इस देश के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित महिला और किसान रहेंगे। और आज महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संवैधानिक सौगात उन्होंने दी है। गणेश उत्सव का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इससे बेहतर क्या आदि शक्ति के चरणों में हमारी ओर से नमन होगा। हमने आज अपनी आंखों से 33% आरक्षण के बिल को पास होते देख रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे आज संवैधानिक स्वरूप में आपने देखा, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम भी बहुत होंगे। बिल्कुल, और स्मृति जी, आपने एक जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको मैं राजनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। जो आपने ये कहा कि जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी मुख्तलिफ राय है, वो भी वोटिंग में इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा राजनीतिक रहस्य है कि जो इसमें कमियां भी गिना रहे हैं वो भी वोट कर रहे हैं समर्थन में। मैं इतना ही कहूंगी, मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा स्मृति जी, एक बात मुझे बताइए कि आपकी क्या अपनी राय है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत बहस हो रहा है और राहुल गांधी ने कहा कि अभी से लागू कर दीजिए, जनगणना और ये डिलिमिटेशन ये सब छोड़िए, अभी लागू कीजिए, ये हक तुरंत मिल जाना चाहिए, 2029 तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये जो सवाल उठ रहा है इस पर क्या कहेंगी आप? मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी संविधान के विशिष्ट ज्ञाता नहीं है। देश के नागरिकों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, आर्टिकल 82 को पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान परिस्थिति को तब तक नहीं बदला जा सकता, सीट्स को रीएडजस्ट तब तक नहीं करा जा सकता जब तक 2026 में जो सेंसस पब्लिश होगा उसके बाद पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी का प्रस्ताव अपने आप में जानबूझकर गैर संवैधानिक इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बिल को वो लोग जाकर फिर कोर्ट में चुनौती दे। जिस बिल को वो संसद में पास नहीं कर सकते, उस बिल को कोर्ट में चुनौती देकर उसको व्यवधान पैदा करें। आपको ध्यान होगा कि साल 2010 से लेकर 14 तक
कांग्रेस की बहुमत की सरकार केंद्र में थी, तब भी राज्यसभा में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया था। भाजपा ने विपक्ष में रहते भी उनका साथ दिया। ये गुजारिश की कि आपके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, आप इसीलिए सरकार में आप पारित कीजिए, लेकिन जानबूझकर गांधी खानदान ने इस बिल को 2010 से लेकर 14 तक लंबित रखा और उनकी सरकार जाने के बाद वो बिल लैप्स हो गया। तो आज मुझे लगता है महिलाओं को तो सबसे बड़ी जो सौगात है वो ये कि पहले लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में इसको पारित किया पूर्ण बहुमत के साथ, और अब राज्यसभा में भी यही सौगात देश की महिलाओं को और उन परिवारों को जो अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक राजनीतिक संवैधानिक पल है। स्मृति जी, बात खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, और ये सवाल इसलिए कि मेरा कौतूहल हो रहा है जो आपने कहा है। आपने एक बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस कोर्ट का सहारा ले सकती है इस बिल को आगे रुकावट डालने के लिए। ये बड़ा ही कौतूहल हो रहा है कि जब वो संसद में साथ हैं तो वहां क्यों जा सकते हैं इसके खिलाफ? मैं इसीलिए कह रही हूं कि आप धारा 370 जो वर्तमान में कोर्ट की अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो धारा 370 को हटाने के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाले वकीलों में से एक वकील का नाम है कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी। और ये पहला केस नहीं होगा। जीएसटी के संदर्भ में, आधार के संदर्भ में, 370 के संदर्भ में, राम मंदिर के संदर्भ में कांग्रेस ने हर विषय पर, जहां पर वो लोगों के बीच हारे, जहां वो संसद में हारे, वहां उन्होंने मुद्दे को कोर्ट में घसीटा। तो मैं अपने अनुभव से और कोर्ट्स के दस्तावेजों के आधार पर बोल रही हूं। बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में जुड़ी हुई थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस इस बिल को लटकाने के लिए कोर्ट भी जा सकती है, जो कि उनको लगता है, और जाहिर सी बात है उनके इस बयान पे सियासी प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, उससे भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।